अस्सलाम वालेकुम। आज चलते हैं हम अपनी बायो की फर्स्ट क्लास की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक है एंजाइम्स का। ठीक है, एंजाइम्स की क्लास आज हम देखेंगे आज की क्लास में कि एंजाइम्स क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से ये काम करते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है और सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एंजाइम्स को देखना चाहें कि एंजाइम्स क्या होते हैं, तो एन एंजाइम इज़ अ सब्सटेंस दैट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो हमें पता ये चला कि जो एंजाइम्स हैं वो क्या हैं, कैटलिस्ट हैं। ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेगुलेटिंग द रेट एट विच केमिकल रिएक्शन प्रोसीड विदाउट इटसेल्फ बीइंग ऑल्टर्ड इन द प्रोसेस। ठीक है, तो पता ये चला कि इंसानों में, ह्यूमन बींग्स में या ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मेटाबॉलिज्म होंगे, जो भी जो सिस्टम्स हैं हमारे, वो सब कैटालाइज होते हैं एंजाइम्स के ज़रिए। ठीक है, कैटालाइज का मतलब होता है तेज़ हो जाना। ठीक है, तो कैटालाइज का मतलब था तेज़ हो जाना। अब जो तेज़ होगा, रिएक्शन फास्ट स्पीड अप होगा, वो कैसे होगा कि जो एंजाइम्स हैं वो हमारे सिस्टम्स की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ये भी हम अभी आगे चल के देखते हैं क्या होती है। वैसे एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, मींस उस रिएक्शन का जो टाइम है उसको कम कर देते हैं, मींस वो रिएक्शन कम टाइम में होने लगता है। और इनकी ये क्वालिटी ये है कि ये ख़ुद जो है वो काम करेंगे, बट ये ख़ुद यूज़ नहीं होते। ठीक है, ख़त्म नहीं होते। ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने चंद रिएक्शंस करवाए हैं तो फिर इसके बाद ये ख़त्म होना शुरू हो गए, यूज़ हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। एंजाइम्स कभी भी यूज़ नहीं होते, ये बस उस रिएक्शन को कैटालाइज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं वर्किंग ऑफ एंजाइम्स पे। एंजाइम्स की वर्किंग क्या होती है, एंजाइम्स किस तरह से किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। तो यहाँ लिखा है एंजाइम्स स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। ठीक है, अब आगे हमारे पास लिखा हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम्स कम कर देते हैं, मींस हमारे रिएक्शंस के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है, एंजाइम्स उस प्रोसेस पे, उस मेटाबॉलिज्म के ऊपर एक्ट करते हैं और अपना कैरेक्टर प्ले करते हुए अपनी एनर्जी लगा देते हैं। और जो एनर्जी हमारी बॉडी से उनको लग रही थी, मींस जो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी बॉडी की तरफ से उस मेटाबॉलिज्म पे खर्च हो रही थी, वो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो जाती है और एंजाइम्स उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, कोई भी एंजाइम किस तरह से बना होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कोई भी एंजाइम, उसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रोटीन स्ट्रक्चर और एक होता है एक्टिव साइट। ठीक है, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है और एक है एक्टिव साइट। प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या होता है कि उस एंजाइम का जो भी प्रोटीनेशियस पार्ट है, मींस मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ अ एंजाइम। ठीक है, इसका जितना भी वाइट पार्ट है इस एंजाइम का, ठीक है, ये पार्ट कहलाएगा हमारे पास प्रोटीन पार्ट। और जो ब्लू और रेड कलर का पार्ट है ये हमारे पास कहलाएगा एक्टिव साइट। ठीक है, ब्लू और रेड पार्ट एक्टिव साइट और वाइट पार्ट हमारे पास कहलाएगा प्रोटीन। अब हम देखते हैं एक्टिव साइट की भी हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक्टिव साइट असल में होती क्या है, एक्टिव साइट कभी भी जो भी रिएक्शन हमारे पास कैटालाइज हो रहा है, ठीक है, जो भी रिएक्शन हो रहा है और जो सबस्ट्रेट हमारे पास है, सबस्ट्रेट का मतलब है वो सब्सटेंस जो कि एंजाइम पे आके लगेगा और फिर एंजाइम जो है वो कैटालाइज करेगा उस रिएक्शन को। तो ये जो ब्लू और रेड कलर की साइट है, यहाँ पे आकर वो सबस्ट्रेट जुड़ जाएगा। ठीक है, और जो वाइट कलर का पार्ट है ये हमारे पास है प्रोटीन पार्ट। ठीक है, एक्टिव साइट, जैसे कि हमें यहाँ एक ब्लैक कलर का जो है वो स्पाइरल सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये वो सबस्ट्रेट है जो कि जुड़ चुका है किसके साथ, एक्टिव साइट के साथ। नेक्स्ट, एक्टिव साइट की दो टाइप्स थी, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। ठीक है, अब बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन फर्दर हमारे पास है।
कैटालिटिक साइट का मतलब है लोअर द केमिकल एक्टिवेशन एनर्जी विच हेल्प्स द कैटालाइज द रिएक्शन ऑफ सबस्ट्रेट। मीन्स जो कैटालिटिक साइट है ये क्या करेगी, केमिकल एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगी, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगी, कम कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन कैटालाइज हो जाएगा, मतलब ज़्यादा जल्दी होने लगेगा। ठीक है, कैटालिटिक साइट ये काम करती है। कैटालिटिक साइट के साथ कोई भी सबस्ट्रेट आकर जुड़ता नहीं है। ठीक है, जुड़ता किसके साथ है, बाइंडिंग साइट के साथ। कोई भी सबस्ट्रेट जिसको कैटालाइज होना है, जिस मेटाबॉलिज्म पे एंजाइम एक्ट कर रहा है, उसके सबस्ट्रेट आकर कहाँ पर अटैच होंगे, वो साइट हमारे पास कहलाएगी बाइंडिंग साइट। ठीक है, वो साइट हमारे पास कहलाएगी बाइंडिंग साइट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, अ स्पेसिफिक एरिया ऑन अ सेलुलर स्ट्रक्चर और मैक्रोमोलिक्यूल वेयर द केमिकल इंटरेक्शन विद द स्पेसिफिक एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि जो एक्टिव साइट है उसके ऊपर एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर कोई भी सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है, वो पार्ट हमारे पास कहलाएगा बाइंडिंग साइट। मींस ये जो ब्लू कलर का पार्ट साथ वाली डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है, ये है हमारे पास बाइंडिंग साइट। ठीक है, मतलब बाइंड कर रहा है कोई भी सबस्ट्रेट वहाँ पर आकर। और ये जो रेड कलर की साइट है ये हमारे पास कहलाएगी कैटालिटिक साइट, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगी। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई एमसीक्यूज आता है कि किसी भी एंजाइम के अंदर वो कौन सी साइट है जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो कैटालाइज होता है, तो वो एक्टिव साइट नहीं होगी, वो हमारे पास कैटालिटिक साइट होगी, जो कि एक्टिव साइट का ही एक पार्ट है, एक जो है वो आगे हिस्सा है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम पे, दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के अंदर हमारे पास जो एक एंजाइम है वो दो तरह का होता है। ठीक है, दो तरह का वो कैसे होगा मैं बताती हूँ। एक हमारे पास है सिंपल एंजाइम। ठीक है, सिंपल एंजाइम का मतलब कि ये बिल्कुल प्रोटीन से बना होगा, प्योर प्रोटीन। ठीक है, इसके अंदर कोई भी जो है कोई भी नॉन प्रोटीन पार्ट शामिल नहीं है। ठीक है, ओनली प्रोटीन। जैसे कि हमारे जो स्लाइवरी इमाइलेज हमारे मुंह के अंदर होता है, वो हमारे पास कहलाता है सिंपल एंजाइम। ठीक है, ओनली प्रोटीन, नॉन प्रोटीन, इसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हॉलो एंजाइम नेक्स्ट एंजाइम है हमारे। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ एंजाइम्स आर हॉलो एंजाइम्स। हॉलो एंजाइम्स के अंदर होता क्या है कि ये हमारे पास प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन भी होते हैं और नॉन प्रोटीन भी होते हैं। तो हॉलो एंजाइम के आगे दो टाइप्स हैं फर्दर। एक है हमारे पास एपो एंजाइम। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है को फैक्टर। ठीक है, एपो एंजाइम और को फैक्टर। अब एपो एंजाइम जो है वो हॉलो एंजाइम का वो पार्ट है जो कि प्रोटीन है। ठीक है, और को फैक्टर हॉलो एंजाइम का वो पार्ट है जो कि नॉन प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट को फैक्टर की हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं। एक ऑर्गेनिक को फैक्टर्स हैं, एक इनऑर्गेनिक को फैक्टर्स हैं। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक को फैक्टर्स हैं वो हमारे पास हैं एक्टिवेटर्स। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक को फैक्टर्स हैं इसके अंदर हमारे पास आते हैं कोएंजाइम्स, इसके अंदर हमारे पास आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये अटैच होता है टाइटली। ठीक है, यानी कि इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ होता है सबस्ट्रेट के साथ, बट जो कोएंजाइम है ये लूजली अटैच होता है। सही है। और एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, एक्टिवेटर्स कुछ ऐसे जो है सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो कि एंजाइम का जो रिएक्शन है उसको एक्सेलरेट कर देते हैं, थोड़ा सा तेज़ और कर देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास एंजाइम्स और एंजाइम्स की टाइप्स। ठीक है, प्रोटीन, नॉन प्रोटीन, फिर नॉन प्रोटीन की मज़ीद दो टाइप्स, फिर उस नॉन प्रोटीन की दो टाइप्स की मज़ीद दो टाइप्स। ठीक है, ऑर्गेनिक को फैक्टर्स की दो टाइप्स। नेक्स्ट अगर हम चलें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, अब ये सारी बातें हैं याद रखने वाली। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो ये है प्रोटीनेशियस मोस्टली। प्रोटीनेशियस मोस्टली का मतलब है कि ये ज़्यादातर प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ एंजाइम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर काम कर रहे हैं
उनका ज़्यादातर स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन्स ही होता है, ठीक है। अब कौन सी प्रोटीन्स होती हैं वो जो प्रोटीन्स होती हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। ये याद रखना है कि एंजाइम्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बनते हैं, फाइब्रस प्रोटीन से नहीं बनते, ठीक है। प्रोटीन्स की हमारे पास फर्स्ट ईयर में भी हमने देखा था 2 टाइप्स थी प्रोटीन्स की, एक थे ग्लोब्यूलर और एक थी फाइब्रस, बट एंजाइम जो है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब एंजाइम्स को चूँकि हम क्या कह रहे हैं, प्रोटीन्स कह रहे हैं, तो प्रोटीन्स का मतलब कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की भी 2 टाइप्स होती हैं, हम सबको पता है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। जो मैक्रो होते हैं वो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। बहुत बड़े का मतलब ये है कि उनकी जो एनर्जी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है ना वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब हम एंजाइम्स को कह रहे हैं कि ये प्रोटीन्स हैं, तो कॉमन सेंस की बात है कि उनका मॉलिक्यूलर वेट भी हाई होना चाहिए, ठीक है। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आए, ये हमारे पास होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ये भी हमने अभी देख लिया कि जो प्रोटीन्स हैं, जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स का मतलब है मैक्रोमोलिक्यूल, और मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब है कि इनका जो वो स्ट्रक्चर है वो हाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टेम्परेचर सेंसिटिव, ठीक है। टेम्परेचर सेंसिटिव का मतलब है इनका एक टेम्परेचर होगा, ठीक है, एग्जैक्ट और फिक्स टेम्परेचर होगा, उसी टेम्परेचर के ऊपर ये काम करेंगे, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर भी हम उसे कह सकते हैं, और अगर उस टेम्परेचर से ज़्यादा या कम हुआ तो एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे एक और वर्ड लिखा है लेबाइल। लेबाइल का मतलब ही होता है सेंसिटिव या स्पेसिफिक, ठीक है। अब टेम्परेचर स्पेसिफिक एंजाइम्स कैसे होते हैं, इसकी एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी, उसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अब वो जो 37 डिग्री सेल्सियस है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, और उसी बॉडी पर एक ह्यूमन बॉडी के एंजाइम्स काम करते हैं, ठीक है। अब अगर 37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होता है तो हमारे एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे या फिर स्लो हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर 37 से ज़्यादा टेम्परेचर होने लग जाएगा तो हमारे जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर हो जाएंगे। डीनेचर होने का मतलब है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर कम होगा तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ठीक है, तबाह नहीं हो जाएंगे। जब उनको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा तो वो दोबारा एक्टिव हो जाएंगे, बट अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पीएच स्पेसिफिक। पीएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पीएच एक स्केल होता है, हर बॉडी की एक पीएच होती है, और पीएच स्केल होता है 0 से 14 तक, ठीक है। तो हर बॉडी की जो पीएच है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। बॉडी की पीएच नहीं, जहाँ पर वो एंजाइम्स काम कर रहे हैं उस जगह की पीएच डिफरेंट होती है। मींस हमारे मुंह में जो स्लाइवा है उसकी पीएच अलग है। हम मज़ीद नीचे उतरते हैं तो हमारा स्टमक आता है, स्टमक की पीएच अलग है, ठीक है। उससे नीचे हमारी जो सारी इंटेस्टाइन्स होती हैं उनकी पीएच अलग है, किडनीज़ की पीएच अलग है, लिवर अलग है, गॉल ब्लैडर अलग है, सबकी पीएच जो है वो डिफरेंट है। तो इन सब के अंदर जो एंजाइम्स काम करें उनकी भी पीएच डिफरेंट है। अब अगर ये पीएच कम होती है या ज़्यादा होती है तो एंजाइम्स हमारे सही से ऑप्टिममली वर्क नहीं करते, सही। नेक्स्ट है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन स्पेसिफिक, यानी कि एंजाइम्स की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, एंजाइम की जो वर्किंग है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। हमारे पास कुछ एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो कि किसी सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ठीक है। अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर हमारी कम या ज़्यादा होती है तो एंजाइम एक्टिविटी पे अमल जो है वो पड़ेगा, ठीक है, असर पड़ेगा। अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी लिमिटेड होती है, ठीक है। हमने एंजाइम एक्टिविटी एक चल रही थी, ठीक है। जिस तरह हम कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं, हमें पता है कि हम किसी भी सोल्यूशन, अगर हम एक वाटर और शुगर का सोल्यूशन बनाते हैं और उस सोल्यूशन के अंदर जो है वो हम शुगर डालते जाते हैं, फिर मिक्स करते हैं, फिर डालते हैं, फिर मिक्स करते हैं, फिर डालते हैं, फिर मिक्स करते हैं, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि हम उसके अंदर शुगर डाल भी देंगे तो भी वो मिक्स नहीं होगी,
ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर और मज़ीद स्पेस बची नहीं है जिसके अंदर शुगर जाकर मिक्स हो सके, बाइंड कर सके। बिल्कुल इसी तरह जो सबस्ट्रेट होता है ये भी लिमिटेड होता है, ठीक है। एंजाइम्स लिमिटेड हैं, सबस्ट्रेट लिमिटेड है। तो ऐसा नहीं है कि हम सबस्ट्रेट डालते जाएंगे और एंजाइम उसको कैटालाइज करते जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक वक्त यहाँ पर भी ऐसा आता है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो कम बढ़ा देने से भी एंजाइम पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। एंजाइम्स हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए कि हमें अगर कोई बहुत देर तक, जैसे हमारी डाइजेशन होती है, ठीक है, तो डाइजेशन के लिए हमें पेप्सिन एंजाइम चाहिए। अब वो जो पेप्सिन एंजाइम है वो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारी तादाद में एंजाइम्स चाहिए। हमारा जो काम है जो कैटालाइजेशन का, वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम के अंदर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर एज एब्सोल्यूट मीडियम। एब्सोल्यूट मीडियम का मतलब है कि वाटर हर हाल में होना चाहिए। अगर वाटर नहीं है तो एंजाइम्स भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें कि हमारा एक सेल है, ठीक है, हमारे अंदर या एनी सेल, उस सेल के अगर हम ड्राई वेट की बात करें, अब ड्राई वेट क्या होता है? हमें पता है कि एंजाइम्स हैं, सेल्स हैं, सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, और सेल के अंदर जो है वो 99% और आई थिंक सो 95% पानी होता है, वाटर होता है, ठीक है। अब उस सारे वाटर को अगर हम निकाल दें सेल से बाहर, तो जो वेट हमारे पास बचता है वो वेट हमारा कहलाता है ड्राई वेट। और ड्राई वेट में कभी भी एंजाइम्स नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि एंजाइम्स वाटर के होने से होते हैं। अगर वाटर नहीं है किसी भी जगह पर तो एंजाइम्स भी वहाँ नहीं हो सकते, ठीक है। इसके बाद है सबस्ट्रेट आर स्मॉलर देन एंजाइम, ठीक है। सबस्ट्रेट हमेशा एंजाइम से छोटा होगा, ये बात हम देख सकते हैं कहाँ पर? इस वाली डायग्राम के अंदर। दिस ब्लैक एंजाइम, ये जो ब्लैक कलर का हमें नज़र आ रहा है स्पाइरल सा स्ट्रक्चर, ये है सबस्ट्रेट। और ये जो बकिया वाइट, रेड और ब्लू, इन तीनों चीज़ों को हम कलेक्टिवली एक एंजाइम कह सकते हैं। तो जो सबस्ट्रेट है मींस ब्लैक कलर का, ये हमेशा छोटा होगा एंजाइम से, ठीक है। एंजाइम्स हमेशा बड़े होंगे और सबस्ट्रेट हमेशा छोटा होगा, जैसे कि हमें यहाँ पता चल रहा है। सबस्ट्रेट आर स्मॉलर देन एंजाइम इन साइज। नेक्स्ट हम चलते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। एक हमारे पास है एंडो एंजाइम, ठीक है, यानी कि सेल के अंदर काम करेंगे, और एक हमारे पास है एक्सो एंजाइम, यानी कि सेल से बाहर भी काम कर सकते हैं ये। इसके बाद है दे हैव स्पेशलाइज्ड एक्टिव साइट। जो एंजाइम हैं उनके पास एक्टिव साइट्स होती हैं, ठीक है। एक्टिव साइट्स क्या होती हैं? ऐसी साइट्स जैसे कि हम पीछे भी देख चुके हैं। एक्टिव साइट क्या होती है? एक्टिव साइट का मतलब जहाँ पर वो सबस्ट्रेट आकर अटैच होगा, अटैच होने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी और वो कैटालाइज होगा, उसको कहेंगे एक्टिव साइट, ठीक है। सबस्ट्रेट अटैच होता है एक्टिव साइट पे, और अगर हम फर्दर डिटेल में जाएँ कि एक्टिव साइट के किस पार्ट पे अटैच होता है, तो वो पार्ट हमारे पास बाइंडिंग साइट है। नेक्स्ट है दे आर नॉट कंज्यूम्ड, कभी भी यूज़ नहीं होते, कभी भी ख़त्म नहीं होते। ख़त्म होते हैं मीन्स, लेकिन ये कभी भी यूज़ होके ख़त्म नहीं होते, ये या तो डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है, कभी भी यूज़ नहीं होंगे। इसके बाद अगर हम देखें, दे वर्क अंडर बोथ एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फोटेरिक, ठीक है। अब जो एंजाइम्स हैं वो एसिडिक मीडियम में भी काम करते हैं, मीन्स pH 7 से कम हो तब भी काम करते हैं, और अल्कलाइन मीडियम मीन्स उस मीडियम की जो pH है वो 7 से ज़्यादा हो और 14 से कम हो तब भी काम करते हैं। हम इनको एम्फोटेरिक कह सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो है एक कार्बन होगा सेंटर में, ठीक है। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हमें पता है कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करें तो वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स के इस तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH, ठीक है। COOH इस तरफ होता है, इस तरफ हमारे पास NH2 होता है, या इसको हम जो है वो H2N भी लिख सकते हैं। और नीचे हमारे पास रेडिकल ग्रुप होता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी जो है वो आ सकती है एक्टिव साइट, और ऊपर हमारे पास जो है वो
और ऊपर जो है हमारे पास हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि NH2 ये हमारे पास क्या है, एक बेस है, ठीक है। और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम में एसिड आ रहा है, मीन्स ये एक एसिड है। तो अगर हम प्रोटीन की डिटेल में जाएं तो यहाँ पर हमारे पास एसिडिक स्ट्रक्चर भी है, बेसिक स्ट्रक्चर भी है और एसिडिक स्ट्रक्चर भी है। तो ये एज बोथ एसिड और बेस काम कर सकता है, ठीक है। मज़ीद करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है इसके, देयर एक्टिविटी कैन बी एक्सेलरेटेड बाय सर्टेन आइंस, ठीक है। दैट्स नॉट आइज, ये आइंस है, ठीक है। जो एंजाइम्स हैं इनकी एक्टिविटी तेज़ हो सकती है, ठीक है। कुछ ऐसे आइंस हमारे पास हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को भी मज़ीद तेज़ कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं, वो हमारे पास ये एंजाइम है, ठीक है। जिंक आयन, मैग्नीशियम आयन, मैंगनीज आयन और क्लोरीन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है देयर एक्टिविटी कैन बी इनहिबिटेड बाय फ्यू फैक्टर्स। अब इनकी जो एक्टिविटी है वो कुछ फैक्टर्स की वजह से लो भी हो सकती है, ठीक है। और वो फैक्टर्स क्या कहलाते हैं, उनको हम कहते हैं इनहिबिटर्स, ठीक है। इनहिबिट जो हमारी एक्टिविटी को कर रहे हैं एंजाइम्स की, वो कहलाते हैं इनहिबिटर्स। और जो एक्टिव कर रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, एक्टिवेटर, ठीक है। अब वो हैं क्या, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको हम अगली और मज़ीद वीडियोस में देखेंगे। लो pH, ठीक है, pH का कम हो जाना। इसके अलावा हाई टेम्परेचर अगर हाई हो जाता है हमारा तो उसका मतलब है हमारे एंजाइम डीनेचर हो गए। और इसके अलावा एंजाइम्स कंसंट्रेशन, ठीक है। मज़ीद एंजाइम्स अगर आएंगे तो वो हमारा जो है वो एंजाइम्स मज़ीद काम करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास एंड कर रहे हैं अपनी। एंजाइम्स की हमने सारी देखी, स्ट्रक्चर क्या है, डेफिनेशन क्या है, एक्टिव साइट क्या है, एक्टिव साइट की मज़ीद टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद देखेंगे एंजाइम्स की जो वर्किंग है उसके ऊपर। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जो है वो मॉडल्स पेश किए। इसके अलावा हम इनहिबिशन पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये सारी इनहिबिशंस हैं। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, सही है। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को एंड करें।